Hello friends, CS Rinku this side. Today I'm going to tell you or discuss you corporate social responsibility. What? Corporate social responsibility. Corporates की responsibility towards society, right? In very simple words. Okay, so let's get started. Before going further, I would like to introduce myself. Okay, so I am Rinku. I am a company secretary and a commerce graduate as well as law student, right? And founder of Secretary Pro also. So thank you for connecting me. In this video, we will cover basic this things. We are going to cover this basic only. For advance, I will make separate video, right? So today, first of all, we cover meaning of CSR, and secondly, CSR applicability. Okay, and how much CSR expenses required, and method for spending CSR, right? And what are the ongoing projects and implementing agency. We will talk about implementing agency. Who are the implementing agency in company law, right? So going further, first of all, what is CSR? Corporate Social Responsibility. तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये एक सेल्फ रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल है. क्या है? सेल्फ मतलब खुद, रेगुलेटेड खुद रेगुलेट होता है. बिजनेस मॉडल इन व्हाट सेंस? ये एक बिजनेस मॉडल है जो सेल्फ रेगुलेट होता है. कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड्स सोसाइटी कि कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को सोसाइटी के लिए कुछ करे, कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करे, मेडिसिन उपलब्ध करवाए पब्लिक को, क्योंकि पब्लिक से तो प्रॉफिट मुनाफा कमा रही है कंपनी और पब्लिक को कुछ देना चाहिए उसके बदले कंपनीज को, राइट? तो कंपनी कुछ सेक्टर में डोनेट कर सकती है जो स्पेसिफाइड है शेड्यूल 7 में. हम इतना डीप में नहीं जाएंगे. शेड्यूल 7 एंड ऑल दैट वो आप देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ ब्रीफ, जिसमें मैं आपको मेन पॉइंट्स और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आपसे डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये मैंने जैसे आपको बताया, एक सेल्फ रेगुलेटेड बिजनेस मॉडल है, राइट? एंड ये हेल्प करता है कंपनी को. कैसे? बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ, राइट? बी सोशली अकाउंटेबल टू इटसेल्फ एंड स्टेक होल्डर एंड पब्लिक. तो ये दिखाता है, एक ब्रांड वैल्यू इम्प्रूव करता है कंपनी की. ये दिखाता है कंपनी कितना सोशली एक्टिव है और सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर रही है. तो इन सब के मद्देनज़र रखते हुए ये कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि कंपनियां कैसे ये सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंट करती है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करती है. तो हम अपने सेकंड टॉपिक पे चलते हैं. व्हाट इज आवर सेकंड टॉपिक? और सेकंड टॉपिक इज एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया. गाइस, एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया
बोले तो किस किस कंपनी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लीकेबल होती है। ओके, इसमें पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी की बात नहीं होती, चाहे पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, जिसकी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, राइट, फॉर preceding previous year means suppose our current financial year is 2022 and 23, our preceding financial year is 2021 and 22. Okay, from 1st April 2021 to 31st March 2022, this is your preceding financial year. Okay, so हम अपने पिछले साल की लिमिट्स देखेंगे। अगर हमारे नेट प्रॉफिट, अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, या फिर नेट वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, या फिर टर्नओवर, देखो मेरी बातों पे थोड़ा गौर करना, या फिर मैं और लगा रहा हूँ बीच में, इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया एक्सीड कर जाता है तो कंपनी पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, राइट। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है? सेक्शन 135 बोलता है कि कंपनी अगर इस क्राइटेरिया को पार कर लेती है, ये कंपनी बड़ी हो जाती है, तो इसको सोशली अकाउंटेबल होना पड़ेगा। कैसे? कंपनी CSR के प्रोविज़न फॉलो करे, कमेटी फॉर्म करे CSR के लिए, CSR के लिए कमेटी बनाए जिसमें CSR से रिलेटेड डिस्कशन हो, डिसीजन हो और प्लानिंग हो, कैसे कैसे कहाँ कहाँ फंड्स को स्पेंड करना है, कंपनी कैसे कैसे स्पेंड करेगी, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना कंपनी को स्पेंड करना होता है एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके, तो और सेकंड टॉपिक इज CSR expenses. How much CSR expenditure is required for a financial year? In every financial year, at least 2% of average net profit of last 3 years. In simple words, or we can say in 3 last immediately preceding financial year का average net profit निकाल के उसका 2%, right? तो एवरेज नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है? एवरेज नेट प्रॉफिट जो हम निकालते हैं वो सेक्शन 198 के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और ये जर्नली इन नॉर्मल प्रैक्टिस ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर होती है, राइट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर, राइट। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट बताना चाहता हूँ अप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया पहले होता था कि एक बार अप्लाई हो जाए CSR के प्रोविज़न तो वो हमेशा अप्लाई रहेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सितंबर 2022 में अमेंडमेंट आई है जिसमें रूल 3(2) ऑफ CSR रूल ओमिट कर दिया है, जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि अगर ये कभी क्राइटेरिया कम हो जाता है कंपनी का किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो फिर कंपनी को CSR के प्रोविज़न फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो कंपनी को CSR के प्रोविज़न फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले वाली बात नहीं है। अब ये एक बार अप्लाई हो जाए फिर वो हमेशा अप्लाई रहेगा, ऐसा नहीं है। किसी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर ये जो क्राइटेरिया है ये अगर कम हो जाता है तो कंपनी को CSR के प्रोविज़न फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। CSR एक्सपेंसेस हमने, जैसा मैंने आपको बताया, लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का एवरेज नेट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल के, एवरेज निकाल के उसका एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 निकल गया एवरेज। उसका 2% निकाल के वो हमें CSR एक्सपेंस करना है ड्यूरिंग दैट फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल
if we are talking about financial year 22-23, for 1st April 2022 to 31st March 2023, then we have to calculate average net profit for last 3 preceding financial year. For example, 2019-20, 2020-21, 2021-22, profit before tax, then average, then उसका 2%, वो हमें CSR एक्सपेंस करना है 22-23 में, मार्च 23 तक वो एक्सपेंस करना है, राइट वो एक्सपेंस मार्च 23 तक करना है। हाँ, इसकी एक एक्सेप्शन है ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को लेके। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होते हैं। तो आपको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी बात। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कितना टाइम पीरियड मिलता है CSR एक्सपेंस करने के लिए कंपनी को। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में हमें मार्च 23 तक का टाइम है हमारे पास CSR एक्सपेंस करने के लिए। अगर हम डायरेक्टली अगर सपोज मैं कंपनी हूँ, अगर हम डायरेक्टली CSR एक्सपेंसेस करते हैं, डायरेक्टली हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या मास्क बांट रहे हैं, वो हम डायरेक्टली खर्च कर रहे हैं CSR के लिए, तो उसके लिए तो हमारे पास मार्च 2023 तक का ही टाइम है। लेकिन अगर हम थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जाते हैं, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मीन्स अभी मैं आपको बताऊंगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू अगर हम एक्सपेंसेस करते हैं, अगर सपोज हम किसी ट्रस्ट या सोसाइटी को फंड्स दे रहे हैं एक साथ, और हमारा जो एम है वो है, जैसे हम एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हम किसी फाउंडेशन को देखेंगे, किसी ट्रस्ट को देखेंगे जो एजुकेशन सेक्टर में ही काम कर रहा है, हम उसको इकट्ठा पैसा दे रहे हैं, हम उसको इकट्ठा फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि वो आगे उसको खर्च कर सके हमारे बिहाफ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोड ऑफ स्पेंडिंग CSR स्पेंड करने के तरीके, या तो कंपनी डायरेक्ट डोनेट कर दे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर वो किसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू डोनेट करे। तो कंपनी को तो CSR डोनेट करना है, या तो वो डायरेक्टली कर दे या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू कर दे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको क्या होती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लोग बोल तो देते हैं, पर एक्चुअल में उसके रजिस्ट्रेशन हमें देखने होते हैं कि वो एक्चुअल में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो उसके अपने अलग कंप्लायंसेस होते हैं इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के, वो एक बहुत ही अलग टॉपिक हो जाएगा, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। एंड और सेकेंड थिंग इज़ कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमें कितना मिलता है CSR एक्सपेंस करने के लिए। तो टाइम पीरियड 2 हम पॉइंट में कवर कर सकते हैं। पहला है, अगर कंपनी के ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, मान लो कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स है जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो 1 साल में कवर नहीं हो सकता, मार्च 23 तक नहीं ख़त्म हो सकता, वो ज़्यादा जाएगा आगे। तो कंपनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में कितना टाइम पीरियड मिलता है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कितना टाइम पीरियड मिलता है। लेट्स सपोज हमारे पास ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, वो मार्च 23 तक नहीं कंप्लीट होगा, तो कंपनी को मार्च 23 के बाद विदिन 30 डेज एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होता है। कंपनी सेल ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, जिसको हम अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट बोलते हैं, किसी भी बैंक में खुल जाता है। वो 30 दिन के अंदर खोलना होता है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद। और जब वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा उस सेपरेट अकाउंट में ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए, देन वहाँ से कंपनी को 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है। कंपनी उस पीरियड में वो जो
अलग सेपरेट बैंक अकाउंट पे फंड ट्रांसफ़र किया है उसको 3 साल के अंदर कंपनी को स्पेंड करना है, अदरवाइज़ कंपनी को वो पैसा शेड्यूल 7 के फंड्स में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जो क्या क्या होते हैं, जैसे पीएम केयर फंड्स हो गया, उसमें एक लिस्ट है जो मैं अभी नहीं बता सकता, वो बहुत लंबा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का टॉप पॉइंट है। एंड अगर कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, अगर कंपनी के प्रोजेक्ट मार्च 23 तक ख़त्म होने वाले, तो कंपनी को मार्च 23 तक सारा स्पेंड कर लेना है। ओके, अगर सपोज़ नहीं कर पाती कंपनी स्पेंड, तो कंपनी को जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, जैसे मार्च 23 ख़त्म हो गया, देन उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो पैसा एक जो मैंने अभी आपको बताया शेड्यूल 7 के जो फंड्स हैं उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जिसको हम पीएम केयर फंड्स भी बोलते हैं। ओके, क्लीन गंगा फंड्स भी है उसमें। तो उसमें 4 फंड है मेनली, और वो उसमें देयर आर 4 फंड्स इन शेड्यूल 7, जिसमें हमें अपना जो CSR के लिए हमें जो स्पेंड करना था वो हमें वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, राइट। अगर नहीं करेंगे तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा और हमें पैनल प्रोविज़न अट्रैक्ट हो जाएंगे उस केस में। तो ये तो हो गया हमारे बोथ द पॉइंट्स। एंड और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में, अगर कंपनी किसी कारणवश स्पेंड नहीं कर पाती, तो बोर्ड रिपोर्ट में उसको स्पेसिफाई करना है क्या रीज़न था भाई आपने खर्च नहीं किया, आपको रीज़न बताओ। आपके ऊपर पैनल प्रोविज़न भी लग सकते हैं इस चीज़ को लेके। ओके, तो गोइंग फर्दर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसका जो टाइमलाइन होता है वो 3 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वाज कमेंस्ड। ओके, सपोज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 22-23 में, तो 22-23 को हटा के आगे के 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। और इसमें इंक्लूड होंगे वो प्रोजेक्ट जो इनिशियली तो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट नहीं थे, लेकिन बाद में उनका ड्यूरेशन एक्सटेंड करना पड़ा बिकॉज ऑफ एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, तो उसको भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के दायरे में रखा जाएगा। ओके गाइज, तो ये तो हो गया हमारा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। सब आई होप कि आपको समझ आया होगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होते हैं। एंड इसमें 2 पॉइंट मेन है। सबसे पहले, अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कंपनी करती है तो उसको फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद एक 30 दिन के अंदर अंदर एक सेपरेट बैंक अकाउंट खुलवाना है, जिसको हम अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट बोलेंगे। ओके, एंड अगर उस अकाउंट में पैसा डालने के बाद कंपनी ने 3 साल तक उसको खर्च नहीं किया, तो वो जो फंड्स हैं वो कंपनी को ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे शेड्यूल 7 के फंड्स में, राइट, विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या होती है? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, इसको मैंने समराइज़ किया है इसकी डेफिनेशंस को। ओके, तो समराइज़ करके मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बताता हूँ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी जो एग्जाम्प्ट है सेक्शन 10 और 12A एंड 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, राइट। 3 तरह की हैं जो एक तो इस्टेब्लिश की है कंपनी ने आइदर सिंगली और अलोंग विद एनी अदर कंपनी की खुद की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, राइट। और सेकंड थिंग इज़ कि उसका अगर कंपनी ने नहीं इस्टेब्लिश करी कि किसी और ने बनाई हुई है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, तो उसका लास्ट 3 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, उसने कोई काम किया होना चाहिए सिमिलर एक्टिविटी में, जो कंपनी जिसमें फंड्स
अपना खर्चा कर रही है, जिसमें कंपनी डोनेट कर रही है। जैसे हेल्थ केयर सेक्टर में कंपनी डोनेट करना चाहती है तो उसी हेल्थ केयर सेक्टर में ही 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कंपनी नहीं बनाती वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, किसी दूसरे की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो, ओके। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम उनको भी बोलेंगे जो इस्टेब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है सेक्शन 8 कंपनी या फिर रजिस्टर पब्लिक ट्रस्ट सोसाइटी जो एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, 12 और 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो वो भी हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की दायरे में रखेंगे। और इसके अलावा एनी एंटिटी इस्टेब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर, ओके, तो वो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के क्राइटेरिया में फॉल करेंगी। अभी 1 अप्रैल 2021 से एक अमेंडमेंट आई है जिसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में। वो कैसे होगा? वो CSR 1 के थ्रू होगा। इसकी हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे अच्छे से CSR 1 के बारे में। और CSR 2 क्या होता है? CSR 2 भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को फाइल करना होता है एवरी ईयर, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा कि इस वीडियो में। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या बात करी, हमने देखा कि CSR का मतलब क्या होता है और CSR किस कंपनी पे अप्लीकेबल होता है, CSR के एक्सपेंसेस कितने होते हैं, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। नेट प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। CSR टाइम एंड पेमेंट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, एंड हमने लास्ट में देखा इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है तो हमें इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आप हमें इन कॉन्टैक्ट डिटेल में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूज़न और क्लैरिफिकेशन, राइट।